दोस्तों कल्पना करिए, क्या हो अगर कोई नौजवान बेटा चुपके से छुपकर अपनी ही मां को गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक स्थिति में देख ले। क्या वो बेटा ऐसा होते देख अपने आप को रोक पाएगा या फिर लाशें बिछा देगा? ऐसे में क्या वो अपनी मां को माफ कर पाएगा या उसे भी कत्ल कर देगा और उसके प्रेमी को भी? दोस्तों ऐसा ही एक घटना, एक सच्ची घटना जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और आप लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक ऐसा मंच जहां हम आपको उन अपराधों की कहानियां सुनाते हैं जो समाज को हिला कर रख देती है। आज की कहानी एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड की है जिसने न केवल एक परिवार को तबाह कर दिया बल्कि पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। यह कहानी है गोरखपुर के एक रसूखदार आदमी रामाश्रय यादव की, जो अपने कारोबार से लाखों करोड़ों कमा रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक दिन उसका अंत उसी स्त्री के हाथों होगा जिससे उसने प्रेम किया था। आइए इस रहस्यमय केस की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक अवैध प्रेम संबंध ने एक बेटे को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने अपनी ही मां के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। गोरखपुर के नंदानगर दरगहिया में रहने वाले रामाश्रय यादव ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। इस धंधे से उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना रखी थी। उनकी पत्नी आशा और दो बेटे दिनेश और राकेश के साथ वे एक आलीशान मकान में रहते थे। उनकी पहचान इलाके के एक सफल और संपन्न व्यक्ति के रूप में थी, लेकिन यह संपन्नता उनकी कमजोरी भी थी। दौलत के नशे में चूर रामाश्रय की नजरें अपनी ही जान पहचान की महिला मंजू यादव पर टिक गई, जो कि खुद एक शादीशुदा और दो बच्चों की मां थी। मंजू के पति गामा यादव एयरफोर्स से रिटायर्ड होने के बाद झारखंड के बोकारो में नौकरी कर रहे थे और यही अकेलापन मंजू और रामाश्रय को करीब ले आया। रामाश्रय और मंजू की मुलाकात करीब 20 साल पहले हुई थी, जब गामा यादव और उनका परिवार नंदानगर दरगहिया में किराए के मकान में रहते थे। शुरुआत में रामाश्रय एक मददगार दोस्त की तरह मंजू के परिवार के करीब आया। धीरे धीरे मंजू और रामाश्रय के बीच बातचीत बढ़ने लगी। जब मंजू के पति गामा नौकरी के सिलसिले में झारखंड गए हुए थे और मंजू अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी, तब रामाश्रय ने इस दूरी का फायदा उठाया करते थे। रामाश्रय कभी जरूरत के बहाने तो कभी बच्चों के लिए तोहफे लाने के बहाने मंजू के घर आने जाने लगे। उसकी बातें मीठी थी, अंदाज जादू भरा था और नजरों में एक अलग ही मोहक आकर्षण था। पहले तो मंजू ने उसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसकी बातों में बहने लगी। एक दिन जब गामा यादव घर से दूर था और बच्चे भी स्कूल गए हुए थे, रामाश्रय घर आया और दोनों ने काफी देर तक बातें की। उस दिन मंजू ने पहली बार खुद को उसके करीब महसूस किया। बारिश की हल्की फुहारों में जब वह खिड़की के पास खड़ी थी, तब रामाश्रय ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मंजू ने पहले हल्का विरोध किया, लेकिन फिर उसकी सांसें तेज हो गई और उसने भी खुद को रामाश्रय के करीब जाते पाया। यही वो पल था जिसने उनके रिश्तों को एक नए मोड़ पर ला दिया। उसके बाद उनके बीच नज़दीकियां बढ़ती गई। मंजू अब हर वक्त रामाश्रय का इंतजार करने लगी। वह कभी भी देर से आता तो वह बेचैन हो जाती।
धीरे धीरे दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। यह सब गुप्त तरीके से चल रहा था, लेकिन इस रिश्ते में नींव प्रेम नहीं बल्कि वासना और लालच थी। मंजू को अब एहसास हो चुका था कि रामाश्रय के पास बहुत पैसा है और उसने इस रिश्ते को अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे रामाश्रय से पैसे मांगने शुरू कर दिए, कभी घर की जरूरतों के लिए, कभी बच्चों के भविष्य के लिए और कभी खुद के लिए। रामाश्रय प्रेम में अंधा था। उसे लगा कि मंजू को खुश रखना ही उसका कर्तव्य है। उसने लाखों रुपए बिना किसी गिनती के मंजू को दे दिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रकम उसकी मौत की वजह बन जाएगी। एक दिन की बात है, रामाश्रय यादव कहीं से अपने ब्याज वसूली करके आए और अपने आलीशान घर के ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठ गए। ठीक उसी वक्त मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नंबर चमक रहा था। यह नंबर किसी खास इंसान का था, जिससे बात करने पर हमेशा उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती थी। दूसरी तरफ से एक मीठी मदहोश कर देने वाली आवाज आई। तुम कब तक पहुंच रहे हो? मैंने दोपहर में ही कह दिया था कि पैसे की व्यवस्था हो गई है। जानते ही हो समय बहुत खराब चल रहा है। अगर किसी चोर उचक्के को भनक लग गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं फिर कह रही हूं, जितनी जल्दी हो सके आकर अपने पैसे ले जाओ। रामाश्रय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। फोन काटने के बाद उसने लंबी सांस ली, जैसे वह किसी रोमांचक मुलाकात के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा हो। फिर वह उठा, कमरे में गया, अलमारी खोली और वहां से एक डायरी निकाल ली। पत्नी आशा को आवाज देकर कहा, गामा की पत्नी का फोन आया था, पैसे देने के लिए बुला रही है। मुझे लौटने में देर हो सकती है, इसलिए तुम लोग खाना खा लेना, मेरी राह मत देखना। आशा ने प्यार से जवाब दिया, कभी आपको खिलाए बिना मैंने अपना मुंह जूठा किया है, जो आज कर लूंगी। आप लौट कर आइए, फिर साथ में ही खाएंगे। रामाश्रय हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है भाई, साथ में ही खाएंगे, लेकिन बच्चों और बहुओं को भूखा मत रखना, उन्हें खिला देना। इतना कहकर वो बाहर निकला। इस बीच उसका छोटा बेटा राकेश पहले ही उसकी मोटरसाइकिल निकाल कर तैयार कर चुका था। रामाश्रय ने डायरी को डिक्की में रखा, बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। उस वक्त शाम के ठीक 6 बजे थे। तारीख थी 12 नवंबर 2013। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। रामाश्रय यादव को घर से गए 3 घंटे से ज्यादा हो गया और ना ही उसका फोन आया और ना ही वो खुद लौटा। आशा को चिंता हुई। उसने राकेश से कहा, अपने पापा को फोन करके पूछो कि उन्हें आने में अभी कितनी देर और लगेगी। इस समय वह कहाँ है? राकेश ने जब पिता को फोन किया तो वह बंद आ रहा था। यह सुनकर आशा का मन घबराने लगा। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रामाश्रय का फोन कभी बंद नहीं जाता था। राकेश ने झटपट अपनी मोटरसाइकिल निकाली और सीधा गामा यादव के घर पहुंचा, जहां उसके पिता जाने की बात कहकर निकले थे। वहां पहुंचकर उसने मंजू से पूछा, पापा यहां आए थे क्या? लेकिन अभी तक लौटे नहीं, उनका फोन भी बंद है। मंजू थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर बोली, वे तो दोपहर को ही आए थे, हिसाब किताब करके पैसे ले गए और तुरंत चले भी गए थे। राकेश को यह जवाब बहुत अजीब लगा। उसके पिता ने घर से निकलते वक्त कहा था
कि वो यहीं आ रहे हैं, लेकिन मंजू कुछ और ही कह रही थी। बिना कुछ बोले वह घर वापस चला आया और पूरी बात अपनी मां को बता दी। रात गहराने लगी। आशा को अब पूरी तरह से चिंता सताने लगी थी। राकेश ने अपने पिता के सभी जान पहचान वालों को फोन कर दिया, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अगले दिन सूरज की रोशनी फैलते ही राकेश अपने दोस्तों के साथ फिर से पिता की तलाश में निकल पड़ा। शाम होते होते उसे एक खबर मिली कि थाना झंगा पुलिस ने नया बाजार स्थित मंदिर के पास से एक मोटरसाइकिल लावारिस हालत में बरामद की है। राकेश जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह मोटरसाइकिल उसके पिता की ही थी। डिक्की खोलकर देखा तो उसमें से वह डायरी गायब थी जो उसके पिता साथ लेकर निकले थे। अब राकेश को यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने तुरंत पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सबसे पहला शक मंजू यादव पर ही गया। रामाश्रय ने आखिरी कॉल उसी को किया था और उसी के बाद उसका फोन बंद हो गया था। जब पुलिस ने मंजू के फोन को सर्विलांस पर लगाया तो पता चला कि 17 नवंबर 2013 की सुबह उसने अपने एक रिश्तेदार को फोन करके रामाश्रय के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिससे यह लगने लगा कि उसे इस पूरे मामले के बारे में पूरी जानकारी है। पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम बनाई और रात के अंधेरे में मंजू के घर पर छापा मारा। मंजू घर पर थी, उसका बेटा सूरज भी वहीं मौजूद था। पुलिस ने घर की तलाशी ली और पीछे के एक कमरे में एक ऐसी जगह मिली जहां ताजा मिट्टी पड़ी हुई थी। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो वह सन्न रह गई। यहां किसी को दफन किया गया था। मंजू से जब पूछताछ की गई तो पहले उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गई और पूरे हत्याकांड की सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि 12 नवंबर 2013 की शाम रामाश्रय उसके घर आया था। सूरज जब घर पहुंचा तो उसने अपनी मां और रामाश्रय को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे पास पड़ा फावड़ा उठाया और रामाश्रय के सिर पर जोर जोर से वार करने लगा। एक ही झटके में रामाश्रय का सिर फट गया और वह तड़प कर वहीं गिर पड़ा। मंजू और उसका दूसरा बेटा सौरभ डर गए थे। सूरज ने कहा, अब लाश को ठिकाने लगाना होगा वरना हम बच नहीं पाएंगे। मंजू ने बेटे के साथ मिलकर घर के ही एक कमरे में गड्ढा खोदा और रामाश्रय की लाश वहीं दफना दिया। इसके बाद सूरज रामाश्रय की मोटरसाइकिल लेकर झंगा गया और उसे वहां मंदिर के पास छोड़ दिया ताकि यह लगे कि वह किसी और जगह मारा गया है। फिर वह झारखंड में अपने पिता के पास चला गया ताकि पुलिस को उस पर शक न हो, लेकिन अपराध कभी छिपता नहीं है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, सारे सबूत जुटाए और मंजू को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। सवाल यह था कि क्या सच में यह हत्या गुस्से में की गई थी या फिर यह सब एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आने वाला था। पुलिस ने जब मंजू और सूरज को गिरफ्तार किया तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अदालत में मुकदमा चला और मंजू के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए गए। अदालत ने मंजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि उसका बेटा सूरज नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया।
जैसे जैसे सूरज बड़ा हुआ उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जिंदगी अपराध की छाया में कटने वाली थी। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार था जिसने सब कुछ चुपचाप सह लिया। वो था मंजू के पति गामा यादव। जब उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर एक भयानक खेल खेला और उसका एक बेटा एक हत्यारा बन गया, तो वो अंदर से टूट गया। वह झारखंड से गोरखपुर आया, लेकिन मंजू से मिलने जेल नहीं गया। उसने अपने बेटों से भी कोई रिश्ता नहीं रखा। कहते हैं कि गामा ने अपनी बाकी जिंदगी अकेलेपन में गुजार दी और कभी दोबारा गोरखपुर नहीं लौटा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक गलत फैसला, एक गलत रिश्ता और एक गलत कदम कैसे पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। मंजू और रामाश्रय की गलती ने सिर्फ एक हत्या नहीं करवाई, बल्कि 3 जिंदगियों को अंधकार में धकेल दिया। रामाश्रय की मौत, सूरज का अपराधी बनना और गामा की जिंदगी बर्बाद हो जाना। तो दोस्तों, अपराध चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन उसका अंत सिर्फ बर्बादी लेकर आता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच और वासना की आग इंसान को अपराध की अंधेरी खाई में धकेल देती, जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल क्राइम रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरि सिंह मिलता हूं अगली बार एक और चौंकाने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद।